सबसे मुश्किल काम यही होता है कि किसी भी कैंडिडेट की ना कमजोरी को ढूंढना, उस कैंडिडेट के लिए बजाते खुद भी, और जो है किसी मेंटोर के लिए, किसी टीचर के लिए भी सबसे ज्यादा मुश्किल होता है ये काम, कि किसी की कमजोरी को ढूंढना और उसको दुरुस्त करवाना। तो ये मुश्किल काम हम करने की मिलकर कोशिश करेंगे। यानी अब हमने एक एक सेशन या दो दो सेशन, जो भी सेशन थे, हमने डाटा तो देख लिया। और अभी फॉर एग्जांपल हमें अगर उससे कुछ मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो हमें क्यों नहीं मिल रहा, क्या वजह है, क्या मामलात हैं, क्यों नहीं हो रहा, कौन से एरियाज वीक हैं, क्या वजह है। तो इसमें अब मैं लाइन ऑफ एक्शन क्या है हमारा, लाइन ऑफ एक्शन ये है कि सबसे पहले तो हम लोगों को ये चाहिए कि 2000, अब देखें, आप लोगों ने सारा कुछ पढ़ लिया, टॉपिक वाइज पढ़ लिया, बहुत सारी ऐसी चीजें आपको पता है टॉपिक में कवर नहीं होती। अब जैसे करंट अफेयर्स को भी थोड़ा सा मैं इस सेशन में इंशाल्लाह करंट अफेयर के ऊपर एक सीरीज भी चलाऊंगा। सारे सी पैक, BRI, और जो है चाइना पाकिस्तान जो है ये रिलेशन, चाइना अमेरिका पाकिस्तान रिलेशन, इन सब चीजों को भी हम कवर कर लेंगे, करंट अफेयर को अच्छा कर लेंगे सेशन में। लेकिन बात ये है कि ये जो 10 सब्जेक्ट्स हैं, इनके अंदर कुछ ऐसी चीजें जो हमारी गलत हो रही हैं पेपर के अंदर, वो क्यों हो रही हैं, क्या वजूहत हैं, किस तरीके से हम इसको दुरुस्त कर सकते हैं। तो ये है हमारा। और आप क्या समझते हो, आप में से बाज लोग तो इस तरीके के होंगे जो कह रहे होंगे कि सर हमने पिछला अभी कंप्लीट नहीं किया, तो हमने पिछला कंप्लीट करना है। तो हम इस वजह से जो है ना चीजों को अपनी बेहतर करने के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है जी। तो बाज लोग ऐसे होंगे कि जो जो है ना कह रहे होंगे कि भाई हमने कर लिया लेकिन हमारे फिर भी इंप्रूवमेंट नहीं आ रही, तो हम इसलिए जो है ना इसको कर रहे हैं। तो ये बड़ा, अब आपको मेरी कॉम्पिटेंस तो पता चल गई कि हाँ यार ये बंदा कॉम्पिटेंट है, इसने इसको पढ़ाया भी है, इसने हमें 4 महीने बड़े अच्छे तरीके से, और हमें इसके ऊपर एतबार आ गया है, और इसीलिए आप लोगों ने मुझे दोबारा ज्वाइन किया है। तो अब हमने एक मुश्किल काम करना है कि अपनी चीजों में से ढूंढना है कि यार हम कहाँ पर लैग कर रहे हैं, कौन सी ऐसी जगह है जहां पर हमें मुश्किलात हो रही हैं, और कौन से ऐसे मामलात हैं जहां पर हमें जो है मुश्किलात हो रही हैं। तो ये आप मुझे थोड़ा सा बताओ कि मैं एक एक कैंडिडेट के साथ देखना बात करूंगा, और फिर उससे मुझे आइडिया होगा, आपको भी आइडिया होगा कि बात करनी कैसे है। ठीक है, तो मैं अभी देखता हूँ कि किस तरीके से, एक मिनट। अख्तर असल में कराची का है, वो निमरा रशीद है। हाँ अली, अस्सलाम वालेकुम सर। वाह इस्लाम। कैसे हैं आप सर? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। किस सेशन से आप? मैं सेशन 4 से था। हम्म। सेशन 6 में भी। अच्छा अली, कौन से टेस्ट दिए हैं आपने? सर मैंने तो ये दिया था, तहसीलदार का दिया था और नायब तहसीलदार का दिया था, लेकिन हो नहीं तहसीलदार में सका कितने मेरे नंबर में। है? तहसीलदार में सर मेरे 1010 थे नंबर। 110। 110 नंबर। अच्छा, सेशन कंप्लीट है आपका, 4 सेशन? सर मैं पाक अफेयर्स के लेक्चर तक पहुंच गया हूँ। अच्छा, पाक अफेयर के लेक्चर तक पहुंच गए हो। अच्छा, असल में टेस्ट भी नहीं आ रहे तो सही तरीके से एवेल्युएशन भी, आप अपनी एवेल्युएशन अभी कर ही नहीं पा रहे, और 110 तो ठीक आ गए हैं। 110 तो बहुत अच्छे नंबर है तहसीलदार में। बस सर वो थोड़ी सी गलती मुझसे ये हुई थी कि मैं तकरीबन जो है ना वो सारे क्वेश्चंस को ना मार्क कर आया था। तो हम्म। उसमें नेगेटिव लग रहा है, वो काफी ज्यादा हुई है नेगेटिव मार्किंग। यानी ठीक है, 110 तो कोई माड़ी परफॉर्मेंस नहीं है, ठीक है। यानी अगर कोई टेस्ट होगा तो आप, मेरा ख्याल है, शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे। बस सर देखिए, दुआ है इंशाल्लाह। वन पेपर के लिए तो मैंने अप्लाई किया ही किया हुआ है, लेकिन सर अभी थोड़ा सा फोकस मेरा पीएमएस की तरफ था। हम्म। मेरा लास्ट चांस भी है और फोकस भी अभी उसी की तरफ था। तो हम्म। इसीलिए आपसे बात भी ये करना चाह रहा सर, पाक फेयर के लेक्चर जो इस्लामियात के लेक्चर्स में ले चुका हूँ ऑलरेडी, तो वो पीएमएस पॉइंट ऑफ व्यू से वो इनफ है या उसके लिए मजीद भी कुछ करना पड़ेगा? पाक अफेयर, जी, इस्लामियात और पाक फेयर सर दोनों की बात कर रहा हूँ। इस्लामिया तो ओके है, इस्लामिया ठीक है। अच्छा। आयतें और अहादीस याद करनी पड़ेंगी। सही है। आयतें ठीक और है। अहादीस याद करनी पड़ेंगी, वो रेलिवेंट जो होती हैं। तो उसके अलावा जो पाक अफेयर है, पाक अफेयर में थोड़ी कमियां हैं अगर मैं PMS की बात करूं तो। जी। यानी इंडो पाक तो ठीक है, जी। इंडो पाक ओके है। इंडो सही है। इंडो पाक ओके है, यानी 1500 BC से लेकर, या जब से सिविलाइजेशन है, सिविलाइजेशन से लेकर 1947 तक ओके है, कोई कमी नहीं है। बाकी हम्म, उससे आगे सही। फैक्ट फैक्ट के एतबार से कोई कमी नहीं है।
फैक्ट के एतबार से कोई कमी नहीं ठीक है, है। लेकिन हाँ आइडिया के एतबार से, यानी अगर पीएमएस की स्पेसिफिकली बात करूं तो थोड़ी सी कमियां हैं। यानी मैंने उसमें फैक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस किया हुआ है। जो मैंने लेक्चर आप लोगों को दिए हैं ना, तो 1947 के बाद मैंने फैक्ट पर ज्यादा फोकस किया, और जो है ना उसके ऊपर कम फोकस किया कि भाई आपको पूरी स्टोरी क्लियर करना, यानी स्टोरी में जरा थोड़ा आगे लेके जाना, लंबा लेकर जाना। मैंने कोशिश की है कि भी फैक्ट बता दूं कि यानी यार लियाकत अली खान जो है ना वो पुअर मैन बजट पेश किया था 1946 की, कैबिनेट के अंदर थे, और जो है ना ये पहले प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। इनसे मियां अब्दुल रशीद ने हलफ ले लिया था। उसके बाद ये कायदे आजम ने इसको इनको अपना राइट और लेफ्ट हैंड करार दिया था। और जो है लियाकत अली खान जो है इन्होंने जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के लिए जो है ना पेश की थी असेंबली के अंदर। 7 मार्च को, 12 मार्च को पास हो गई थी। ये एक प्रोडा जो है वो एक्ट लेकर आ गए थे जनवरी 1949 के अंदर, जिसने ईस्ट पाकिस्तान वालों को ये कर दिया था। ये फिर 1951 के अंदर असैसिन, यानी मैंने ये बताया। अब मैंने ये नहीं बताया कि भाई इन्होंने फॉरेन रिलेशंस के अंदर इनको दो तरफ से ऑफर थी कि जो है ना रशिया चले जाएं या अमेरिका चले जाएं। तो ये जो है ना अमेरिका के ग्रुप के अंदर चले गए, क्योंकि अमेरिका हमारा, ये अमेरिका दुनिया का वाहिद कंट्री था। जब पाकिस्तान की इनॉग्रल सेरेमनी हो रही थी तो इन्होंने अपना एक डिप्लोमेट भेजा हुआ था। तो अमेरिका ने भी हमें सपोर्ट किया था, और हम चाह रहे थे कि कोल्ड वॉर चल रही थी 1947 के टाइम पर, जो ट्रू मैन डॉक्ट्राइन था वो आ चुका था। और जो है लियाकत अली खान का वो बड़ा एक जो है ना एक इम्पॉर्टेंट और वाइटल, यानी ये वाली बातें मैंने नहीं की। ये असल में पीएमएस की बातें थी, ये वाली पीएमएस की बातें ठीक। थी। ये वाली बातें मैंने नहीं की, मैंने पहले वाली बातें की हैं। यानी सही क्योंकि सही। टाइम की शॉर्टेज थी, और मैं ये क्योंकि फिर भी 2-2 घंटे का, 2.5-2.5 घंटे का वो लेक्चर है, 3-3 घंटे का हम्म। लेक्चर है। फिर भी यानी कहने का मकसद, अगर मैं ये बातें कर देता फिर कंटेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता, कंटेंट बहुत ज्यादा सही। बढ़ जाता। अभी मैंने उस कंटेंट को मैं कह सकता हूं कि वन पेपर के लिए बहुत बेहतर है, जबरदस्त है। और लेकिन हाँ अगर मैं बात करूं कि भाई पीएमएस के लिए, तो पीएमएस के लिए फैक्ट के एतबार से तो बहुत बेहतर है कि अगर आपने हेडिंग्स बनानी है, अगर भाई आपने यानी 1947 से लेकर जो है 19 जो है 58 तक 7 वजीर आजम आ गए। वो कौन कौन से हैं, उनको रटने का तरीका, कि पहले जो है ना वो पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे वो तो जो है 15 अगस्त और 1947 से लेकर जो है 10 यानी अक्टूबर के महीने तक रहे, 16 अक्टूबर 1951 तक। और फिर उसके बाद जो है 17 अक्टूबर को वो आ गए ख्वाजा नाजमुद्दीन, और फिर जो है अप्रैल तक हम्म। रहे 10, 4, 8, 9, 10। ये मैंने एक रट्टा अभी बताया हुआ है लेक्चर के दौरान ही, मैंने रट्टे लगवाए हैं, मैंने ट्रिक बताए हैं याद करने के, इनको याद कैसे करना है, आर्मी चीफ को कैसे याद करना है। तो मैंने फैक्ट के ऊपर ज्यादा तवज्जो दी है कि मैं किसी ना किसी तरीके से आपको फैक्ट याद करा दूं। मेरे पाकिस्तान अफेयर के लेक्चर के अंदर फैक्ट की मेमोराइजेशन के ऊपर मैंने ज्यादा तवज्जो दी है कि इनको कैसे याद रखा जा सकता है, इनको कैसे किया जा सकता है, इनके ऊपर कैसे, ये है बुनियादी बात। यानी मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई होगी कि पाकिस्तान अफेयर क्या मैंने, यानी मैं बात करूं कि मैंने थोड़ा सा और अगर हम आगे बात करें तो बोगड़ा फॉर्मूला था जो 7 अक्टूबर 1953 को मोहम्मद अली बोगड़ा ने पेश किया था। उसमें अब एक उसे कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मूला भी कहते हैं, ये सवाल आ जाता है, मैंने बता दिया। अब वो था क्या उसकी ये थोड़ा सा उसको बता तो दिया मैंने, लेकिन उसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा था। फर्स्ट प्रिंसिपल जो बेसिक कमेटी थी उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, किस तरीके से वो हुआ, पूरा का पूरा जो है ना एक जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल मैं बताता आ रहा था ना 1773 रेगुलेशन एक्ट से और 1947 तक मैंने बड़ी बेहतरीन बताई। यानी ऐसे एक एक चीज को मैं सिंक करता गया। तो वो 1947 के बाद भी मैंने बताया है, लेकिन पॉइंट्स में बड़ा शॉर्ट करके बताया, क्योंकि मुझे कुछ और चीजें भी बतानी थी। प्राइम मिनिस्टर के नाम बताने थे, उनके कारनामे बताने थे, उनके मामलात बताने थे, और थोड़ा सा वो एक जो है खत्म नबूवत मूवमेंट के बारे में बताना था, कादियानियों के खिलाफ जो मूवमेंट थी उसके बारे में बताना था, पाकिस्तान के रिलेशंस को भी डेवलप करवाना था डिफरेंट नेशंस के साथ। तो मैंने फॉरेन फ्रंट के ऊपर भी थोड़ा बहुत काम किया है, फैक्ट बुनियाद पर, फैक्ट्स की बुनियाद के ऊपर काम किया है। लेकिन मैं जरा उससे आगे नहीं बढ़ा उन लेक्चर्स में, क्योंकि आगे बढ़ जाता तो वो अब 7 लेक्चर है, वो फिर 15 एक लेक्चर हो जाते, तो 15 एक लेक्चर हो जाते। तो फिर जो है ना इस वजह से मैंने उसको, मैंने कहा पहले ही इतना बोझ है तो पाकिस्तान अफेयर आखिर में आ रहा है, तो मैंने कहा ये पिछला बोझ जो है ना पाकिस्तान अफेयर को फिर मैंने उनके लिए आसान कर दिया, मैंने आसान कर दिया। अब सही यानी सही। कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन मैंने नोट्स में उसको पूरा कर दिया। पाकिस्तान अफेयर के मैंने जो नोट्स अभी मैंने आप लोगों को दिए ना नोट्स,
उसमें मैंने बड़ी अच्छी चीजें जो है ना जी जी ऐड की हैं, बहुत जबरदस्त चीजें ऐड की हैं पाकिस्तान अफेयर के रेलिवेंट। तो सही अगर है। आप वो नोट्स देख लें तो आपकी काफी हेल्प हो जाएगी। सर मैं अभी ईस्ट इंडिया कंपनी तक पहुंचा हूँ और उसका तीसरा पार्ट कर रहा हूँ, तो सर वो उसमें मुझे नहीं लगता कि आपने कोई पार्ट मिस किया हो। वो आप हाँ। 1600 से सर स्टार्ट, हाँ 1600 उसमें तो वो स्टार्ट। तो मैं बात ठीक कर रहा हूँ, वो तो सिविलाइजेशन से लेकर वो 1947 तक तो मैं कहता हूँ पीएमएस का बेस्ट पार्ट है। लेकिन आपका तो 1857 से लेकर 1947 तक आता है ना पीएमएस के अंदर, तो वो ओके है, यानी वो ओके है। जनरल नॉलेज में आपको वो हेल्प जी करेगा, पीएमएस के जनरल नॉलेज के अंदर आपको वो हेल्प करेगा, जो मैं सिविलाइजेशन बता रहा हूँ, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये तो वो फलाना ढिकना, वो सारा जो है ना वो आपको जनरल नॉलेज के अंदर हेल्प करेगा। वैसे अगर पीएमएस के मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो वो 1857 के बाद, जिसे आप पाकिस्तान मूवमेंट कहते हो, वो वहां से फिर चलते 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 ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या रोल था, फलाने का क्या रोल था, कैसे क्या। और अगर मैं 1600 से बात करूं तो जिसने वो यूरोपियन हिस्ट्री जिसने ऑप्ट किया हुआ है, तो उसके लिए वो हिस्ट्री हेल्पफुल हो सकती है, या जीके के लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो सर अलीगढ़ मूवमेंट पे भी आपका आगे होगा लेक्चर। अलीगढ़ मूवमेंट पे भी जैसे पीएमएस में सर ये अक्सर सवाल आ ही जाता है अलीगढ़ मूवमेंट पे, या सर सैयद पे, या टू नेशन थ्योरी पे अक्सर सवाल एक आ जाता है, तो उस पे हाँ भी सर आपका इंशाल्लाह आगे शायद मिलेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरा ये बिल्कुल वो सर सैयद की पर्सनालिटी को मैंने पूरा कवर अप किया है। सर सैयद को पर्सनालिटीज में, सर सैयद को यानी कैसे कैसे उनकी एजुकेशनल सर्विसेज क्या थी, उन्होंने जो है कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की मुलाजमत में आ गए, उनके वालिद जो है नवाब की उसमें थे, फिर किस तरीके से उन्होंने जो है अपना करियर स्टार्ट किया, किस तरीके से वो चीफ जज के ओहदे तक गए, फिर वो किस तरीके से सारा उनकी उनके करियर की ग्रोथ को मैंने सेपरेटली डिस्कस किया, उनकी एजुकेशनल सर्विसेज को सेपरेट से डिस्कस किया, उनके फॉरेन विजिट का भी नाम लिया, और उनके जो ऑनरेडी टाइटल्स वगैरह थे, और उनकी जो पॉलिटिकल मूवमेंट थी जैसे इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन, इंडियन सिविल सर्विसेज एसोसिएशन, उसके बाद जो है वो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल जो एसोसिएशन थी उनकी, वो सारी को मैंने डिस्कस किया। और एजुकेशनल सर्विसेज में भी गुलशन स्कूल, विक्टोरिया स्कूल, साइंटिफिक सोसाइटी, और जो है वो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ये सबको मैंने डिस्कस किया। यानी एजुकेशनल सर्विसेज को अलहदा उनकी, यानी सर सैयद के ऊपर अगर पूरा क्वेश्चन भी बनता है तो वो मैंने डिस्कस किया पूरा उनकी। हाँ उस स्पेसिफिक अलीगढ़ मूवमेंट को मैंने उनके कैरेक्टर्स को नहीं बताया, नवाब मोहसिन मुल्क, नवाब वकारुल मुल्क, और उनका भी बेसिक मैंने बताया कि भाई नवाब जो है वकारुल मुल्क जो थे कि वो मोहम्मदन एंग्लो जो कॉन्फ्रेंस थी, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी, उसके वो प्रेसिडेंट बन गए थे, उसके सेक्रेटरी बन गए थे। फिर उसके बाद उन्होंने मुस्लिम लीग की किस तरीके से फॉर्मेशन की, तो आपको यानी मैंने आइडिया दिया पूरा का पूरा। हाँ, और कांग्रेस का भी उसके दरमियान में मैं एक कंपैरेटिव एनालिसिस देता जा रहा था कि कांग्रेस किस तरीके से जो है ना वो मामलात को चला रही थी और मुस्लिम लीग किस तरीके से चला रही थी। तो एक कंपैरेटिव एनालिसिस भी मैंने बिल्ड करता गया हूँ, और उस स्पेसिफिक एरिया को भी डिफाइन करता गया हूँ। तो यानी दोनों एरिया को जी। मैंने सही तरीके से डिफाइन किया है। तो सर अपना थोड़ी सॉरी टाइम ले रहा हूँ ज्यादा, तो दूसरों को भी मौका अभी मैं दे दूंगा, तो इंशाल्लाह सर ये नहीं मुझे नहीं ये कोई मसला बताइएगा नहीं कि भाई, आप अब इसमें मेरी बात सुनो ना, इसमें अगर एक बच्चे से भी मेरी 2 घंटे बात हो जाती है ना तो वो कोई मसला नहीं है। क्योंकि अब देखो पाकिस्तान अफेयर के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान अफेयर क्लियर हो जाएगा। अब पाकिस्तान अफेयर को मैं बता दूं, पाकिस्तान अफेयर अब देखो यानी बच्चों को समझ आ गई होगी कि भाई वन पेपर के लिए क्या करना है जी, फैक्ट तैयार करने हैं। और फैक्ट क्या है, ये सारे फैक्ट होते हैं कि भाई अगर अयूब खान की बात करूं, अयूब खान डिफेंस मिनिस्टर बन गए थे उसकी गुलाम मोहम्मद की कैबिनेट के अंदर, ठीक है। चौधरी मोहम्मद अली बोगड़ा जो थे उसने इसको डिफेंस मिनिस्टर बना दिया था। फिर उसके बाद जो ये पॉलिटिकल जो कहते हैं ना इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गई थी, उसमें रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस जिसके अंदर 11 आर्मी वाले शामिल थे, उसको शामिल करते हुए कि भाई अगर मैं बात करूं कि भाई अगर पीएमएस की बात करूं तो क्या है भाई मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से शुरू हुई 1951 में रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस जिसके अंदर जनरल अकबर जो थे, मेजर जनरल अकबर साहब, उन्होंने लियाकत अली खान की गवर्नमेंट को किस तरीके से टॉपल करने के लिए एक 11 आर्मी वालों ने जो है ना एक पूरा प्लान बनाया, जिसे रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस कहते हैं, जिसके अंदर फैज अहमद फैज भी शामिल थे, जिस बाद में उनको जेल भी हुई उस मामले के ऊपर, ये सारा का सारा। फिर उसके बाद जो है डिफेंस सेक्रेटरी बना दिया मोहम्मद अली बोगड़ा ने। फिर उसके बाद फाइनली उन्होंने क्या किया, जब जी आपके 7 वजीर आजम बदल गए तो उन्होंने 1958 को 7 अक्टूबर को जी मार्शल लगा दिया। देखो एक स्टोरी भी हो गई, और ये 7 अक्टूबर और ये बोगड़ा, ये सारा ये सवाल भी है, रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी कितने आर्मी वाले शामिल थे, ये सारे सवाल भी आते हैं। तो एक जो है वो कॉन्सेप्ट भी बिल्ड हो रहा है। और फिर उन्होंने करने के बाद फिर क्या किया जी, उन्होंने करने के बाद जो है ना 27 अक्टूबर को वो प्रेसिडेंट बन गए। सिकंदर मिर्जा को जो है ना उन्होंने फारग कर दिया। सिकंदर मिर्जा जो है ना
वो एग्जाइल में चले गए और फिर जो है ना वो अस्फहान के अंदर वो दफन है ईरान के अंदर, उनकी लाश भी नहीं आने दी इधर। और फिर उसके बाद जो है इन्होंने बेसिक डेमोक्रेसी जो है वो इंट्रोड्यूस करा दी मई 1959 के अंदर, जिसके अंदर 80,000 जो है ना लोग थे, 40,000 ईस्ट पाकिस्तान से, 40,000 वेस्ट पाकिस्तान। सवाल हैं ये सारे। फिर उसके बाद इन्होंने म्यूजिक कॉन्फ्रेंस एक जी इंट्रोड्यूस कराई जो है 24 जनवरी 1959 को। और फिर इन्होंने जो है एग्रीकल्चर रिफॉर्म, जिसे ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहते हैं, जो टर्की से स्टार्ट हुआ था, ठीक है जी। और ये सारे ऐसे सवाल हैं। और इन्होंने फिर यानी वो लैंड रिफॉर्म सबसे पहले इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई थी कि जो एरिड लैंड है, जिसे आप बंजर जमीन कहते हो, उसकी इन्होंने हद रखी जी 500 एकड़ तक एक बंदा रख सकता है, वरना तो हजारों की एकड़ों की तादाद में जो लैंडलॉर्ड थे, जो फ्यूडल सिस्टम इधर कायम था। तो इन्होंने पहली बार उस फ्यूडल सिस्टम को थोड़ा सा कम करने की कोशिश की कि यार मैक्सिमम जो लैंड एक्वायर की जा सकती है बाय लैंडलॉर्ड वो 500 एकड़ है, और जो इरिगेटेड लैंड है, जो नहरी पानी से आबाद होती है जमीन, वो 300 एकड़ है। तो यानी इन्होंने एग्रीकल्चर रिफॉर्म इंट्रोड्यूस कराई 24 जनवरी 1959 को। और वो क्या नाम है उसका, फिर उसके बाद जी इनका जी पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर क्या काम था। इनका पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर इन्होंने पहले तो सबको दबा के रखा, फिर उसके बाद इन्होंने जी 1962 के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट लेकर आ गए, और फिर उन्होंने मार्शल लॉ भी उठा लिया 1962 के अंदर, जो 7 अक्टूबर को लगा था। और क्या किया जी, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया। कॉन्स्टिट्यूशन कब जी आया जी, हमारा दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन 1962 का प्रेसिडेंट। सारे इसके फैक्ट भी बताता जा रहा हूँ, सारे मैंने लेक्चर में बताई हर चीज, तो फैक्ट भी बताता जा रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी स्टोरी भी बिल्ड करता जा रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है कि स्टोरी बिल्ड नहीं कर रहा, थोड़ी थोड़ी स्टोरी भी बिल्ड करता जा रहा हूँ पूरे लेक्चर के दौरान। तो सर ये लेक्चर्स की बजाय पीएमएस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये 2-1 माह तो रह चुके हैं पीएमएस में, तो उसमें सर अगर मैं नोट्स पे सुनने में आ रहा डायरेक्ट है आ 2 जाऊँ, महीने नहीं, ज्यादा रह गया है। चले सर जितना भी टाइम है वो हमें टाइम मिल जाएगा। तो अगर सर मैं नोट्स पे स्विच कर जाऊँ, लेक्चर्स की बजाय नोट्स पे स्विच कर जाऊँ और उनको मैं कवर करना नहीं स्टार्ट नहीं कर दूँ, तो नहीं वो नहीं ज्यादा नहीं नहीं लेक्चर्स नहीं, ठीक है, लेक्चर दो ठीक बार होगा, सुनो। फैक्ट भाई, ठीक। फैक्ट होंगे ना, स्टोरी तो आप बिल्ड कर लोगे जब लिखने लगोगे। जब फैक्ट होंगे जी ना, यानी एक फैक्ट से पूरी तहरीर बनाना, ये मैंने उसी लेक्चर के अंदर बताया कि भाई एक लाइन को कैसे खींचते हैं, उसके साथ कैसे चीजें जुड़ी हुई हैं। यानी अब मुझे सब कुछ ये बैठे बैठे क्यों याद है, क्योंकि मेरी सारी हिस्ट्री जुड़ी हुई है। मुझे पता है इस मूवमेंट के साथ ये जुड़ा हुआ है, इसके साथ पीछे ये जुड़ा हुआ है, इसके साथ पीछे ये जुड़ा हुआ है। जोड़ने से हिस्ट्री याद होती है, और वो जोड़ना जो है मैंने लेक्चर के दौरान ही बताया जा सकता है। नोट्सों में तो, नोट्सों में कैसे जोड़ा जाए, नोट्सों में जोड़ना नियर टू इम्पॉसिबल है, नियर टू क्या इम्पॉसिबल है। यानी उसमें तो सिर्फ और सिर्फ लाइनें लिखी होती हैं, और एक वो जो है अगर थोड़े से लेंथी हो तो आप पिछले सफे पर क्या लिखा हुआ था भूल जाओगे हैं। ठीक होगा सर। और बाकी सर ये उर्दू पॉइंट ऑफ व्यू से, उर्दू का जो है वो आपने अपना मुहावरात जो हैं और बाकी जो ज़रबुल मसल वाली चीज़ें हैं वो तो सारी आपने डिस्कस की हुई हैं। बाकी पीएमएस में एक ऐसे आता है और बाकी उसकी प्रेस ही आती है जिसे तलखीस कहा जाता है, तो उसे हम फिर अलग से कवर कर लेंगे। नहीं, मैंने पीएमएस उर्दू की बात कर। पीएमएस उर्दू ज़ैबुन निसा के साथ मैंने आपको बताया था, कहा था ना ग्रुप बना लो। ज़ैबुन निसा का मैंने बताया था आपको। सर नहीं, ज़ेबुन निसा का तो नहीं मैंने सुना अभी तक। तो मैं ज़ैबुन निसा इनफैक्ट का आप नासिर से नंबर ले लेना, वो उसने पीएमएस के अंदर 65 नंबर लिए। ठीक है, ठीक है, मेरी मेरी शागिर्द है वो, तो ठीक उससे ले लेना नोट्स उनके। ठीक हो गया सर, ठीक। हाँ, वैसे मेरे 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 नोट्सों के अंदर भी थोड़ी बहुत चीजें हैं मजमून नवीसी के ऊपर, हल्का फुल्का। सही सही। हाँ, यानी मेरा फोकस है वन पेपर। तो मेरे लिए बाउंड्री बड़ी जो है ना, मैंने अपने आप को रोकना होता है। मैंने यानी अब मैंने तो इतना कुछ पढ़ छोड़ा है कि मैं जो है वो बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दूं तो बच्चे कहेंगे यार ये कहाँ से करेंगे हम। तो मैंने तो उस बाउंड्री में रहना होता है कि बच्चे कहीं भाग ना जाएं, ये पागल ना हो जाएं, यानी ये आगे ना निकल जाएं। यानी मुझे वहां पर रुकना भी होता है। तो मेरे लिए तो बड़ी बाउंड्रीज जो है ना, मैंने पढ़ाते हुए मुझे उस बाउंड्री का ख्याल रखना होता है। बाकी सर ये एक फायदा तो इंशाल्लाह हमें डेफिनेटली हो रहा है। पीएमएस का सबसे मुश्किल सब्जेक्ट जो होता है जनरल नॉलेज का होता है।
तो हाँ वो इतने यार वही बात सर। है, मैं हाँ इसके ऊपर वीडियो भी बनाने वाला था। मुझे उमर भी कह रहा था, उमर भी उस कह रहा था कि सर जनरल नॉलेज वाला, मेरे से राब्ता भी बहुत ज्यादा कर रहे थे। वो यही कह रहे थे कि भाई 2 महीनों के लिए इनके लिए कुछ डेडिकेटेड बना दो जनरल नॉलेज के लिए, क्योंकि वो जनरल नॉलेज जो है ना, वो 30% बच्चे पास हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 30%। यानी सारे बच्चे इधर आके मर जाते हैं। यानी इंग्लिश ऐसे में वो 40% बच्चे पास हो रहे हैं। और मुझे समझ नहीं आती कि जनरल नॉलेज में यानी क्या मामला है। हालांकि जनरल नॉलेज आप मुश्किल तो, से लोगों के नंबर सर, मुश्किल से लोगों के नंबर 40 आ रहे हैं सर, उसमें 40 नंबर ही हाँ नहीं पूरे आ रहे उसमें। यानी आप देख लेना, अगर आपने वाकई रियल सेंस में मेरा सेशन कंप्लीट किया है, और जो मैं उम्मीद करता हूं कि किया होगा, तो आप देख लेना आपके 70+ आएंगे मिनिमम। मिनिमम अगर टफ से टफ पेपर भी आ जाता है ना, तो हाँ। लेकिन ये है कि मेरे सेशन के बाद मेरा मुंह, मैंने बताया जैसा कि पीपीएससी, लेकिन फिर भी ये है कि एक दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, ये जो एमसीक्यूज वाली किताबें होती हैं इनको पढ़ लेना चाहिए। 4 दिन में, हफ्ता लगा के, 15 दिन लगा के, महीना लगा के, यानी कोई सवाल एमसीक्यूज में कैसे कन्वर्ट होता है और उसको किस तरीके से टैकल करना होता है। तो इस एक्सपीरियंस को हासिल करने के लिए, जैसे जो है वो आप ले सकते हैं इंसाइक्लोपीडिया। उसके बाद जो है ये इल्मी वालों के कैप्सूल होते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, वो जो है, या कारवान की किताब ले सकते हैं। तो उधर से जरा, क्योंकि वो उसमें से ज्यादातर आपको आता होगा, और जो आता है या मेरे मुंह से सुन चुके हो, सिर्फ और सिर्फ वही करना है उन किताबों से। उसके अलावा अगर उन किताबों में आता है करंट अफेयर को छोड़कर कुछ, तो आपने काटते जाना है। क्या मतलब? वो इरेलीवेंट है, इरेलीवेंट है। हाँ, और इम्तियाज शाहिद की किताब को भी सिर्फ और सिर्फ आपने 2021 और 2022 के पेपरों को करना है बस। उसके भी पीछे वाले पेपर अब छोड़ देने हैं, क्योंकि वो अब हमारे रेलिवेंट नहीं रह गए। क्योंकि जनरल नॉलेज का भी पीएमएस का पैटर्न तब्दील हो गया है। अब जो है न्यू पैटर्न के मुताबिक आएंगे, और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 2021 और 2022 के जो पेपर है ना, वो हमारे लिए यानी एक किस्म की बाइबल है। एक हमारे यानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो, जो है 2021 और 22 के, क्योंकि उसी सवाल के स्ट्रक्चर को हमने फॉलो करना है। और एमसीक्यूज को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरा सेशन लेने के बाद भी। लेकिन ये है कि मेरा सेशन लेने से ये हो जाएगा कि आधे से ज्यादा तकरीबन 80% आते होंगे, और मजा आ रहा होगा कि हाँ यार ये भी सर ने पढ़ा दिया था, हाँ यार ये भी किया हुआ है हमने, तो यार ये भी किया हुआ है, वाह जी वाह। यानी ऐसे मजा आता रहेगा। लेकिन अगर ऐसे ही जनरल उठाकर कोई बच्चा आज पढ़ना शुरू कर दे, तो वो थोड़ा फेड अप हो जाएगा, यार ये क्या है, यानी ये गॉल बिल्डर कहाँ से, ये क्या है, ये गॉल बिल्डर कहाँ आ गया यार, ये जो है ना, ये जो है ना इंडो चाइना कहाँ से आ गया यार, फलाना कहाँ से आ गया। तो उसके लिए मुश्किल हो सकता है। लेकिन जिसने मेरा सा, हाँ यार इसके रेलिवेंट यार ये भी था, इसके रेलिवेंट ये भी था, तो अब एमसीक्यूज पढ़ना आपके लिए बड़ा आसान है, और आपको अब मजा आना चाहिए। और एमसीक्यूज की बुक्स को आपने थोड़ा सा, जो है, मैं बात करने का मकसद ये है कि उस तरफ थोड़ा सा जाना है आपने। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर, मैं बाकियों को भी मौका देता हूँ सर, हाँ हाँ इंशाल्लाह। बहुत हाँ ठीक। अच्छा, और कलीमुद्दीन, ये यार फोर्थ सेशन वाले सारे हाथ हैंड रेज कर दो, फोर्थ सेशन वाले सिर्फ हैंड रेज करो, फोर्थ सेशन वाले। सदीका आपकी तो आवाज ही नहीं आ रही है, बोलो अब आ रही है, दिखाओ। मारिया 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 कमल, अच्छा सरगोदा वाली। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। सरगोदा, सरगोदा, जी मारिया सर जी, सरगोदा वाली कैसे हो हैं ना सर आप? जी आप? हाँ जी सर जी। जी जी सर। हाँ आप बेहतरीन हो। यानी आपने कितने पेपर दिए मारिया? सर जी पेपर तो कोई लातादाद दिए मैंने। वही वही, एक मिनट, आप सीधी बात बताओ, कितने दिए अंदाजा? जी सर जी, तकरीबन 20 तक तो होंगे शायद। 20 होंगे। अच्छा, कौन कौन से, थोड़ा थोड़ा सा बता दें। सर जी इसमें मैंने तहसीलदार का, नायब तहसीलदार का, उसके अच्छा बाद एक मिनट, पंजाब तहसीलदार में पुलिस का कितने? था। सर जी 100 थे मेरे मार्क्स। पूरे? हाँ जी पूरे 100। जीके में कितने थे? सर जी जीके में 67। 67। और इंग्लिश में? 30 सर 30? जी इंग्लिश में, हाँ
हाँ जी 33। सर जी हाँ जी इसी तरह से। अच्छा, अब इंग्लिश में जो है मारिया क्या मसला है? वोकैब कमजोर है, ग्रामर कमजोर है, क्या कमजोर है? सर जी जब मैंने आपका सेशन ज्वाइन नहीं किया था उससे पहले तक मेरी जो थी वो मतलब कि ग्रामर मुझे बिल्कुल, मुझे इंग्लिश मतलब कि बड़ी टफ लगती थी और साथ में मैथ, ये 2 चीज़ें। और फिर आपने जो कुछ चीज़ें बताई थी ग्रामर के हवाले से, जो कुछ चैनल वगैरह रिकमेंड किए थे, वो मैंने स्टार्ट किए थे। तो कौन कौन सा उसके चैनल बाद जब देखा है? मैंने सर जी मैंने रानी मैम और अच्छा सर जी निमिषा बंसल की जो 11 घंटे की वीडियो मैंने 3-4 बार देख ली, नोट्स भी बना लिए उसके। अच्छा और रानी मैम के कुछ नोट्स बनाए हैं और कपिल जो सर हैं उनके जो है आजकल मैं मतलब कि स्टार्ट किया मैंने उनका ना उनका मतलब कि स्टार्ट किया उनका हाँ वीडियोस। सही। अब इंग्लिश और के सर ऊपर थोड़ा जी जो मेरा कॉन्फिडेंस नायब आया है? तहसीलदार का सर जी अब मतलब कि अच्छा लगने लग गया, कुछ माहौल बन गया है हाँ कि लेकिन आती है मुझे लेकिन कुछ लेकिन इंग्लिश। ये है कि मारिया बात ये है कि अभी भी ना प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस की बड़ी जरूरत है। अभी भी अभी थोड़ा सा ना बॉगल कर गया होगा हाँ माइंड। जी सर। अभी आपको जी कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि हाँ यार मुझे इंग्लिश आ जी गई, सर। लेकिन ना अभी भी हाँ जी। यानी फॉर एग्जांपल मैंने हाँ जी कहा, सर। मैं एक सवाल करता हूँ कि जो है वो टू कहाँ आता है, बाय कहाँ आता है, शायद आपने रट लिया हो, प्रेपोजिशन का कुछ रट लिया हो शायद जो जी है, सर। लेकिन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हाँ जी। यानी एक जगह हैड आना है, एक जगह हाँ हैज जी। आना है, एक जगह जो है हाँ जी। पास्ट हाँ जी। पास्ट आना है। तो थोड़ा सा इसमें आपको प्रैक्टिस की हाँ जी। जरूरत है। अब प्रैक्टिस कैसे करनी है कि जी सर। पीपीएससी के जो 2021 और 22 के पेपरों में इंग्लिश आई है ना, इसमें मुझे समझ आ रही है कि हाँ ये जी। है क्या। वो जो सारा कुछ सीखा है मैंने रानी मैडम से, नमीशा बंसल से, हाँ जी। कपिल देव हाँ से, जी। इन तीनों से जो कुछ हाँ मैंने जी। सीखा है, हाँ जी। क्या जो 2022 और 21 के हाँ जी। पेपरों में इंग्लिश आ रही है मैं उसको इनके ऊपर इंप्लीमेंट कर पा रही हूँ कि नहीं, क्या मुझे इनकी सेंस समझ आ पा रही है कि नहीं। अब वो जो तहसीलदार में मैं सवाल गलत कर रही थी, अब मुझे समझ आया कि वो सवाल क्या था और मैंने क्यों गलती की, मेरा क्यों गलत हुआ। क्या आप जी इन सर। एरिया के ऊपर काम कर रही हैं? हाँ जी सर जी, मैंने उसके बाद तहसीलदार के पेपर के बाद किया था काम। तो नायब तहसीलदार का पेपर जो मेरा हुआ है ना, उसमें मुझे मतलब कि काफ़ी उम्मीद है कि मुझे मेरा पेपर अच्छा हुआ था, इंग्लिश का भी अच्छा हुआ था और जीके का भी मतलब कि अच्छा हुआ था। इतना मुझे वो है कि 116 तक सर जी मेरे मार्क्स मैंने एस्टिमेट लगाया, अच्छा 116, 117 तक। सही। और उसके बाद सर जी एक टेस्ट मेरा क्लियर हुआ है, वो है पंजाब पुलिस क्लर्क का जो टेस्ट है वो मेरा हो गया हम्म था हम्म क्लियर। हम्म तो सर जी बस ये एक टेस्ट क्लियर हुआ अब तक। सर जी जैसे आपने कहा कि कमियां, और सर जी मुझे समझ नहीं आती मतलब कि किधर फॉल्ट है, क्योंकि मैं मतलब कि जॉब होल्डर नहीं हूँ, मैं हम्म। जस्ट ट्यूशन अच्छा, पढ़ाती कमियां हूँ और ढूंढने उसके का ना बाद एक मेरा आसान तरीका, कमियां ढूंढने का एक हाँ जी। आसान तरीका आप बताता हूँ। हाँ कमियां जी। ढूंढने के लिए 2022 के पेपर सामने रखो और आपके लिए मैंने हाँ पहले जी। ही मेहनत कर छोड़ी है, यानी एवरीडे साइंस को अलहदा कर दिया, हाँ जी। इंग्लिश को अलहदा कर दिया, उर्दू को हाँ जी। अलहदा कर दिया, और उनमें हाँ जी। देखो यार इनमें से उनको रियल टाइम में सॉल्व करो, रियल टाइम में सॉल्व करो कि हाँ जी। हाँ यार इनमें से मुझे कौन कौन से नहीं आते, और 10 सब्जेक्टों के नाम लिख लो कि हाँ जी। जीके, ज्योग्राफी और हाँ जो है ना इस्लामियात। हाँ भाई जीके के मुझे 4 नहीं आते, ज्योग्राफी के मुझे 5 नहीं आते, इस्लामियात के मुझे 3 नहीं जी। आते। और उसमें फिर हाँ जी। चेक करो कि कौन सा ऐसा एरिया है कि जिसमें मेरे नंबर कम आ रहे हैं। और अगर मैं फॉर एग्जांपल थोड़ा सा आइडियल पैटर्न आपसे शेयर कर दूं जो टॉपर्स का पैटर्न होता है, तो टॉपर के पैटर्न में हाँ जी। जीके के जो है वो मैक्सिमम 3 से 4 गलत होने चाहिए। जीके के अगर आपके इससे ज्यादा गलत हो रहे हैं जी। तो इसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग इन योर प्रेपरेशन। हाँ जी। उसके बाद ज्योग्राफी के अंदर मैक्सिमम हाँ जी। एक गलत होना चाहिए, ज्योग्राफी के अंदर मैक्सिमम एक गलत होना चाहिए। जी। अगर ज्योग्राफी में इससे ज्यादा गलत हो रहे जी। हैं तो देयर इज समथिंग रॉन्ग इन योर प्रेपरेशन। हम्म। और इस्लामियात में भी मैक्सिमम आपका एक गलत होना चाहिए, और अगर इससे ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं इस्लामियात में, इस्लामियात के एरिया को आपने सही तरीके से फोकस नहीं किया। और अगर आपका जो है पाक अफेयर से आपका नॉर्मली एक भी गलत नहीं होना चाहिए, और अगर आपका एक का हाँ हम जी। लेवरेज रखते होते हैं कि यार बहुत ही कोई ऑड आ गया तो हो गया,
तो गलत। तो अगर आपका एक से ज्यादा गलत हो रहा है पाकिस्तान अफेयर के अंदर, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग इन योर प्रेपरेशन। उसके बाद बात आ जाती है जी एवरीडे साइंस। तो एवरीडे साइंस में हम हमेशा 2 का मार्जिन रखते हैं, क्योंकि साइंस हाँ बाज लोगों की वीक होती है, या साइंस का कोई बहुत ही एडवांस कॉन्सेप्ट आ जाए तो उसमें भी गलत हो सकता है। तो ईडीएस के अंदर आपको 2 का ऑप्शन रखना होता है कि 2 से ज्यादा गलत ना हो आपके। उसके बाद करंट अफेयर, तो करंट अफेयर के जी अंदर सर। आपके 2 से 3 गलत हो सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर जो है बहुत ज्यादा ब्रॉड होते हैं, और जो है कुछ और भी कभी पूछ लेता है, एग्जैक्ट डेट के बारे में पूछ लेता है, तो एग्जैक्ट डेट बंदा कभी भी याद नहीं कर जी सर। सकता, और ना ही बंदा कभी फोकस करता है एग्जैक्ट डेट के ऊपर। और करंट अफेयर में बाद का कोई बहुत ही इरेलीवेंट सी चीज भी आ जाती है, पाकिस्तान की कोई रैंकिंग आ जाती है, पाकिस्तान का लाइफ स्टॉक के अंदर कितना शेयर है ये आ जाता है, इस तरह की बातें आ जाती हैं। तो करंट अफेयर के लिए हम तकरीबन होते तो तकरीबन 7 से 8 हैं, 5 से तकरीबन 9 तक चले जाते हैं मैक्सिमम। तो उनमें से अगर 2 से 3 आपके गलत भी हो जाए, हाँ, लेकिन करंट अफेयर में आपने पाकिस्तान का चीफ मिनिस्टर कोई गलत नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान का गवर्नर कोई गलत नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान के चीफ जस्टिसों में से कोई गलत नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान के मिनिस्टरों में से कोई गलत नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान के जो है आजाद कश्मीर गिलगित ये तो वो आईजी वगैरह में से कोई गलत नहीं होना चाहिए, और इस तरह की, जी और सर। पाकिस्तान की जो कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ वो गलत नहीं होना चाहिए करंट अफेयर में भी, क्योंकि 9 बजे की हेडलाइन लाजमी सुना करें। जैसे अभी ये कोई जी सर। किसी ने कैचनजुंगा सरबाज खान ने सर किया, और अगर ये आ जाता है पेपर में तो आपका ठीक होना चाहिए, क्योंकि 9 बजे की हेडलाइन में ये आपने सुन लिया, हाँ जी। 9 बजे की हेडलाइन में सुन लिया कि सरबाज खान ने कैचनजुंगा हाँ दुनिया जी। की 3रे नंबर की चोटी है पार की है, ये आपका नहीं होना चाहिए गलत। और अगर आपका ये गलत हो रहा है तो इसका मतलब आप हाँ 9 बजे की हेडलाइन नहीं सुन रहे, जी। आप कोई अखबार फॉलो नहीं कर रहे, तो ये आपका प्रॉब्लम है। अच्छा, अब बाकी रह गए भाईजान आपके 4 सब्जेक्ट। तो करंट अफेयर के लिए हम 2 से 3 का मार्जिन रख हाँ देते हैं। उसके बाद आपका रह गया जी इंग्लिश। हाँ जी। तो इंग्लिश में 15 होते हैं, तो इसमें जी वोकैब का पार्ट तो कभी भी कवर नहीं किया जा सकता, बहुत ज्यादा ऑड आ जाते हैं। तो वोकैब में अगर आपके जो है हाँ वो जी। इंग्लिश ओवरऑल 15 नंबर की होती है, 15 में से आपके मिनिमम जो है वो 12 नंबर आने चाहिए। 12 नंबर अगर आपके नहीं आ रहे जी सर। तो इसका मतलब ये है 15 नंबर की इंग्लिश में तो आपकी कहीं ना कहीं प्रेपरेशन के अंदर कमी है। उसके बाद जो है जी सर। इंग्लिश के बाद आपकी आ जाती है जी मैथ। तो मैथ में एक भी अगर आपका गलत हो रहा है तो बस फिर आप कभी भी शॉर्ट लिस्ट नहीं हो सकते। तो मैथ के अंदर एक भी गलत, जीरो, कभी भी मैथ का गलत नहीं होना चाहिए, मैथ का कभी गलत नहीं होना चाहिए, मैथ कभी गलत नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद कंप्यूटर। जी सर। कंप्यूटर में भी 1 का मार्जिन रखा जाता है मैक्सिमम, ठीक है जी। अगर 1 से ज्यादा जी हो रहे हैं तो इसका मतलब आपकी प्रेपरेशन कंप्यूटर के पोर्शन में कमी है। उसके बाद आखिर में आ गई उर्दू। उर्दू के 10 होते हैं, तो आपके मिनिमम जो है ना वो 7 ठीक होने चाहिए। 7 से अगर आपके कम आ गए तो इसका जी मतलब सर। आपकी प्रेपरेशन में कोई कमी है। तो बाकी जो है ये आप इस पैटर्न को फॉलो करते हुए, ये जो अभी मैंने बता दिया, इस पैटर्न को फॉलो करते हुए अपने नंबर हाँ जी। लगाएं। और अगर आपके किसी पोर्शन में मेरे बताए हुए से ज्यादा गलत हो रहे हैं तो इसका मतलब आपकी कोई कमी है, और हाँ वो जी। कमी फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं कि हाँ भाई मैं फिर आपसे पूछूंगा कि भाई पाकिस्तान जी अफेयर में सर। आपने ये किया हुआ है, ये किया हुआ है, ये किया हुआ है, जीके के अंदर अगर आपके ज्यादा गलत हो रहे हैं तो भाई ये किया हुआ है, ये किया हुआ है। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको बड़ा काम करना है। इसमें ज्यादा यानी अपनी जी सर। अपनी तैयारियों में से अपनी कमियों को ढूंढना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, सबसे। लेकिन इसके लिए पूरा दिमाग का इस्तेमाल बिल्कुल चाहिए, सर। पूरा हार्ड वर्क चाहिए, फिर जाके अपनी कमियां मिलती हैं और बंदा उन कमियों पर काम करता है। वरना जो है ना बंदे को बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, बंदा इधर भी जा रहा होता है, उधर भी जा रहा होता है, हाँ और जी। फिर कोई दांत तुक्का लग जाए तो लग जाए, बाकी जो है ना जलील हो जाता है बंदा। समझ आ रही है बात की मारिया? क्या हाँ ख्याल है? जी। जी सर, बिल्कुल। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर जी आप। हाँ। सर जी, बस तो मुझे ये खुद का समझ नहीं आती कि मैं किस तरह से अपने आप को देखूँ कि कैसे कौन सी कमी है, किधर कमी है। तो सर जी, मुझे लगी थी कि मेरी मैथ और इंग्लिश में कमियाँ हैं मेरी काफ़ी। तो हम्म इंग्लिश पे मैंने काम ख़ासा कर लिया था और मैथ पे मैंने अभी स्टार्ट किया था जब आपने यानी ये आप देखें 6 सेशन आपका स्टार्ट मुझे जहां तक लगता है ना तो आप तो सही डायरेक्शन में जा रही हैं। जीके में 67 नंबर, हुँ, जबरदस्त। मैं कहता हूँ जीके में कोई कमी नहीं है। यानी जीके का मुराद मेरी ये है जी कि सर। जीके, ज्योग्राफी, इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडी, ईडीएस, करंट अफेयर, इन सब में कोई कमियां नहीं है, ठीक है। तो इनमें कोई सिर्फ और सिर्फ सर जी, ये आपकी तो तब के मार्क्स है ना जब मैंने आपका सेशन भी नहीं लिया था अभी। तो अब तो हम्म मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 4 सेशन जो है उसके कुछ मेरे लेक्चर मिसिंग थे, वो मेरे मतलब कि आजकल चल रहे हैं। और मेरा बाकी ख्याल है अभी मैंने नायब नेक्स्ट सेशन तहसीलदार में लिया। रिफ्लेक्ट भी करेगा, नायब तहसीलदार में इंप्रूवमेंट्स होंगी, इंशाल्लाह सर काफी जी, बिल्कुल। इंप्रूवमेंट होंगी मुझे लगता है।
और अगर ये रानी मैम और नमिशा बंसल और ये कपिल देव शर्मा आपने किया होगा तो आपको काफी उसमें इम्प्रूवमेंट मिलेगी। और बाकी ये है कि उर्दू को थोड़ा सा फोकस कर लिया करें। उर्दू के मैंने नोट्स जो दिए हैं ना आपको, वो बड़े अच्छे मैंने नोट्स दिए हैं, बहुत जबरदस्त है और हैं भी बड़े ब्रीफ। जी सर। उर्दू के बड़े ब्रीफ नोट्स हैं और मैंने पूरा टाइम लगाकर ना उनको करेक्ट किया है। उर्दू के नोट्सों को पढ़ते रहे साथ साथ, ताकि उर्दू का कोई गलत ना हो। उर्दू के अंदर यानी अब ये होता है कि एक चीज आपकी कंप्लीट हो गई है ना, तो उसमें आपने पूरे पंजाब से थोड़ा सा आगे निकलना होता है कंपटीशन में, तो फिर ही आपका नाम आता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप 7 पर पहुंच गए हैं तो 1 नंबर एक्स्ट्रा के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। वो एक्स्ट्रा काम क्या होता है कि जो चीजें पड़ी हुई हैं उनके थोड़ा सा दाएं चले जाओ, उनके थोड़ा सा बाएं चले जाओ, तो इतना है। अगर वो, लेकिन पहले उन चीजों पर पूरी कमांड होनी चाहिए। जैसे मुझे याद है हर चीज, वैसे ही आपको याद होंगी तो फिर आगे काम होता है कंप्लीट। समझ आइए बात की? जी सर। हाँ चलो मारिया, और कोई बात? नहीं सर जी, बस इंशाल्लाह मैं पहले अच्छा करो जरा ना, अगली क्लास में आपने थोड़ा ज्यादा पार्टिसिपेट करना, क्योंकि देखो आप फीमेल के लिए जो है ना बेहतरीन उनको गाइड कर सकती हो और उनकी कमियों के ऊपर काम करवाना और उनको जो है ना आप लीड कर सकती हो, ताकि आप ढूंढो कि भाई आपने किस तरीके से चीजों को इम्प्रूव किया है और नायब तहसीलदार के रिजल्ट पे देखते हैं कि आपका क्या बनता है। तो फिर तो आपकी जो है ना वो मामला दुरुस्त होंगे, वरना फिर हमें मजीद जो है ना दोबारा से फिर इसको ओवरहॉल करना पड़ेगा प्रेपरेशन को। और ये अगर 0.25 से रह जाता है, अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे, तो फिर तो कोई मसला नहीं। 0.25 1 2 1 2 से वो बाद औक़ात हो जाता होता है। अगर इससे ज्यादा का गैप आ रहा है तो इसका मतलब आपको अपनी प्रेपरेशन को पूरा ओवरहॉल करना है, और वो बड़ा एक महीने का प्रोसेस होता है कि अपने पूरी प्रेपरेशन में से देख देख के कंगाल के उसमें से निकालना कि मुझे क्या नहीं आता। तो बड़ा ये इम्पोर्टेंट काम है। हाँ जी सर। ठीक है मारिया। जी सर, थैंक यू सो मच सर। वेलकम। अच्छा, और 4th सेशन वाले हाथ तो खड़े करो यार। 4th सेशन वाले हाथ खड़ा करो। हाँ शुएब 4th सेशन का। हाँ शुएब बताओ भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ शुएब, कितने लेक्चर ले लिए हैं पहले? सर वो मेरे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हुए हैं। कुछ पाकिस्तान की हिस्ट्री में से एक रहता है। अच्छा। और कंप्यूटर के कुछ रहते हैं। कंप्यूटर के कितने रहते हैं? सर कंप्यूटर के मेरे तकरीबन सर जो से आपने वर्ड एक्सेल वो वाले बाद में अपलोड किए थे ना, वो वाले रहते हैं। बाकी सर तकरीबन मेरे सारे कंप्लीट है। अच्छा। तो सर मैंने सिर्फ अभी तक सर एक ही टेस्ट दिया, वो सब इंस्पेक्टर का दिया था। वो सर आपकी क्लास शुरू किए हुए भी तकरीबन 1 मंथ ही हुआ था उस वक्त। और उसके अलावा मैंने लॉ गार्ड की भी प्रिपरेशन करनी थी। तो इस तरह सर वो वाला मेरा टेस्ट तो क्लियर हो गया। तो मेरिट सर मेरा नहीं आया था, तकरीबन 5-7 नंबर से मैं रह गया था मेरिट पर फैसलाबाद डिवीजन में। और उसके अलावा सर अभी तक आ ही नहीं रही वैकेंसीज। चले आ जाएंगे। शेब इस चीज की टेंशन लो। अच्छा नोट्स कैसे बनाए? नोट्स अच्छे बनाए, फारग बनाए? सर जो आप पढ़ाते थे वो साथ साथ मैं नोट करता रहता था यार। 6th सेशन में किसी 4th सेशन में किसी ने अच्छे नोट्स नहीं बनाए शुरू से लेकर आखिर तक? एक तो कलीम ने बनाए हैं और मेरा ख्याल और किसने बनाए हैं, और भी उसने निमरा ने बनाए हैं, निमरा रशीद ने। और सर नोट्स मैंने बनाए हुए हैं, लेकिन अच्छा, सर अगर आपको वो पसंद आए तो मैं फोटो कुछ भेजता हूँ। अगर आपको पसंद है अपने नोट्स? हाँ जी सर मुझे पसंद है। चलो फिर भेजो, मुझे स्कैन करके भेजो। ठीक हो गया। दुकानदार से स्कैन करवाना, दुकानदार से स्कैन कराना, खुद ना कराना, ठीक है? पैसे मुझे बता देना, मैं भेज दूंगा पैसे। नहीं सर पैसे नहीं है सर। वो कैसे करके PDF करके भेजें या खुद करो तो मेहनत करके करना, ऐसे ना हो कि इधर जा रहा हो उधर जा रहा हो। खुद अगर कैम स्कैनर से करो तो बेहतर करके करना, ऐसा ना हो कि समझ ही ना आए। नहीं सर वो मैं खुद असाइनमेंट्स अपनी सेंड करता रहता हूँ, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी के वाले असाइनमेंट मांगते थे। चलो तो फिर बेहतर करके करना। खुद अच्छे कमांड है। अच्छा अब जीके का हाल दो। जीके कितने % क्लियर हो गया?
सर जीके हम साथ में सर तैयारी कर ही रहे हैं, जैसे जैसे सर आप पढ़ा रहे हैं ना वैसे वैसे मैं सर तैयारी करता ही जा रहा हूँ। अभी तक सर ये मैं नहीं क्लियरली आपको बता सकता कि मेरा 80% हो गया है, 70%, 90%, ऐसे सर मैं नहीं बता सकता। ज्योग्राफी मैप वगैरह बनाने आ गए हैं? मैप सारे बना लेते हो? तकरीबन हाँ जी सर, मैप मैंने सर अपने रूम में भी लगाए हुए हैं। ठीक है। और मैं कंट्रीज, कैपिटल, माउंटेन, रिवर, लेक, हाँ एजेंसियां, फलाना ढींगना, हर चीज ज्योग्राफी ओके। हाँ जी ज्योग्राफी सर क्लियर है सर, यानी लेकिन ज्योग्राफी में ये वोल्केनिक, हाँ ये तो वोल्केनो, शल्केनो, ग्लेशियर, व्लेशियर, फलाना, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन डिप्लेशन, एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन, कॉस्मोलॉजी, सोलर सिस्टम, सारा ओके। हाँ सर, लेकिन इसमें बीच में सर अचानक से कोई पूछ लिया जाए ना क्वेश्चन, तो वो सर बीच में से कॉन्सेप्ट वगैरह सर भूल जाता है, ये वो कोई प्रॉब्लम आ मसला रही नहीं, है। वो जब पेपर में आ जाओगे ना तो पेपर में आपको आपके ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं होता। और फिर पेपर में एक पूरा स्टेटमेंट लिखा होता है, 4 ऑप्शनों में से सिलेक्ट करना होता है, तो पेपर में ठीक कर दोगे, पेपर में कोई इतना इशू नहीं होगा। और सर ये जो सी पाकिस्तान हिस्ट्री है ना सर, ये काफी लेंथी है सर। 1857 से लेकर चार्टर एक्ट, क्योंकि जब ये ब्रिटिश आए थे, इन्होंने इन्वेट किया था इंडिया को, तो सर वो जो से लॉज लेकर आए, फिट्स इंडिया एक्ट, ये सारे सर करते करते बंदे का सर हाँ, ये दिमाग असल खराब में हो मैंने गया है। इनको इस बार ना इसलिए थोड़ा सा थॉरोली करवाया है, क्योंकि ना पाकिस्तान अफेयर, क्योंकि सब इंस्पेक्टर के भी कुछ कैंडिडेट्स होते हैं, और फिर एफपीएससी के अंदर पाकिस्तान अफेयर को बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, इस एरिया को। और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं इंटरव्यू में, तो इसमें से लाजमी पूछा जाता है। तो मैंने इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव को माइंड में रखते हुए एफपीएससी को और इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए ना मैंने इसको जरा थोड़ा ज्यादा खींचा है। इस बार मैंने जरा डिटेल में मैं चला गया हूं। मैंने कहा यार जरा, यानी इंटरव्यू में आपका मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने की कोशिश की है इसमें, तो इसलिए थोड़ा सा लेंथी हो गया। और जब भी कॉन्सेप्ट क्लियर कराने लगोगे ना उस्ताद, जब भी कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा होगा तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा काम, वो आपको फिर मैनेज करना पड़ेगा सर। वो उनकी डेट्स और वो सम जो से होते ईयर वो भूल जाते हैं, कौन सा एक्ट कब आया, कैसे आया। बार बार रिवाइज, यानी स्पीड, अपनी स्पीड को इंक्रीज करना ना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी एक चीज मैंने पढ़ी है, अब मैं ना जब इम्तियाज शाहिद की किताब वाला दौर होता था ना, मैं आपको मजे की बात बताऊं, उसमें क्या होता था कि ना मैं ना अब पहले दिन मैंने किताब शुरू की और मैं ना किताब का माहिर था, लोग मेरे से दूर दूर से किताब करने के लिए आते थे, बड़े बड़े कादरपुर, रावा, खानेवाल, बावलपुर, इधर इधर से मेरे से लोग किताब का बड़ा मैं एक्सपर्ट था, मैंने 92 नंबर ले लिए थे किताब के जरिए से। तो लोग मेरी किताब, मैंने करेक्शन कर ली थी किताब के अंदर ना, बहुत ज्यादा एरर्स थे, मैंने उन सबको करेक्ट कर लिया था, मैंने बड़े बेहतर कर लिया था, तो मेरी बड़ी मशहूरी हो गई थी किताब के वाले से। तो अब मेरा किताब का तरीकाकार क्या होता था करने का, मैं क्या करता था, मैं किताब को ना एक मैंने पहला पेपर उठाया, पेपर उठाकर मैंने, मेरा एक तरीकाकार होता था, मैं कहता था स्पीड लगानी है। यानी मुझे ये पता चल गया, पहली बार जब मैंने वो किताब की ना, मैंने 2 महीने में की। अच्छा, फिर मैं जब 2 महीने बाद मैंने पहला पेपर देखा ना, तो मुझे ऐसा लग रहा हो कि यार मुझे तो ये आता ही नहीं। फिर मुझे समझ आया, मैंने कहा यार इसको थोड़ा स्पीड में करना है ताकि आपके माइंड में थोड़ा रहे चीजें। फिर मैंने क्या किया, उसको 1 महीने बाद मैंने कहा कोशिश करूंगा कि यार पहले पेपर की दोबारा बारी आ जाए। तो फिर मैंने किया और अल्हम्दुलिल्लाह पहले पेपर की बारी 1 महीने बाद आ गई। तो हल्के हल्के सवाल मेरे जहन में आ रहे थे कि हाँ यार ये भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा था। अच्छा, अगली बार जब मैंने की ना, मैंने कहा यार अब मैंने 20 दिन में कोशिश करनी है कि 20 दिन बाद दोबारा मेरे पहले पेपर की बारी आ जाए, और 20 दिन में मैंने कर दिया। फिर उसके बाद मैंने टारगेट बनाया कि मैंने 10 दिन के अंदर करना है, फिर 10 दिन में मैंने कर दिया। फिर उसके बाद मैंने टारगेट बनाया कि यार 5 दिन में करना है, 5 दिन में कर दिया। फिर मैंने 3 दिन का टारगेट बनाया, और फिर मैंने, यकीन करो, 24 घंटे जाग कर भी मैंने उसको पूरा कंप्लीट किया। यानी मेरी इतनी स्पीड बन गई थी, यानी यानी एक ऐसी चीज जिसको मैंने 2 महीने में किया, और तकरीबन 3-4 महीने बाद वही चीज थी मैंने उसे 1 दिन में कर दिया। तो अपनी स्पीड को बढ़ाना, अपनी मेंटल एबिलिटी को बढ़ाना, और वो कैसे होता है, टाइम देने से, लगाने से, जोर लगाने से, फोकस करने से, फोकस करके जोर लगा के बैठ कर पूरा, तो आपकी चीजें फिर जो है ना कंबाइन होती जाती हैं, चीजें सुकड़ती जाती हैं, आपकी स्पीड बढ़ती जाती है, आपका माइंड एक्टिव हो जाता है, आपका माइंड रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है। तो जब ये काम शुरू हो जाते हैं फिर ओके हो जाता है काम। समझ आइए बात की? ठीक सर, हाँ बिल्कुल सर, स्पीड बढ़ाओ, स्पीड।
ठीक हो गया सर। हाँ। सर ये कॉन्सेप्ट जो से बोल जाते हैं ना, तो सर इसलिए इनकी वजह से बड़ी डिस्टर्बेंस बन जाती है बाद में। रिवाइज यार, मैं यकीन करो, अब देख लो मुझे कितना अरसा हो गया पढ़ाते हुए, मुझे भूल जाते हैं। बाद औक़ात मैं बैठे बैठे सोच रहा होता हूँ यार ये क्या था, बाद औक़ात मैं गुम हो जाता हूँ। बात यानी इतना अरसा हो गया मुझे पढ़ाते हुए, हजारों लोगों को रिप्लाई करता हूँ, एक एक टॉपिक के ऊपर पता नहीं कितनी कितनी बार ऑडियो भेज देता हूँ, कितने लोगों से बात कर लेता हूँ, लेकिन फिर एट टाइम, क्योंकि मुझे तो बीइंग ए टीचर ए से लेकर जी तक तमाम चीजों को सिंक रखना होता है। बाद औक़ात मैं ए से स्टार्ट करता हूँ ना, जी तक पहुंचते पहुंचते मैं थोड़ा सा गुम होता हूँ, फिर मुझे पूरा माइंड मजीद फोकस करना पड़ता है, फिर मैं एच तक आता हूँ, फिर उसके बाद फिर मैं क्यू पर दोबारा फंस जाता हूँ। तो यानी ए से लेकर जी तक मैंने तो कोर्स को पूरे के पूरे, जीके से लेकर उर्दू तक मैंने तो अपने माइंड में ऐसे रखा हुआ है, क्योंकि मैंने आप लोगों को गाइड करना है। तो बाद औक़ात मैं भी ऐसे इधर उधर हो जाता हूँ, फिर मुझे दोबारा ऐसे पूरा दिमाग घुमाकर दोबारा आना पड़ता है। तो आप तो अभी उसी प्रोसेस में हो, आपकी भी मेरी यही कोशिश है कि ए से लेकर जनरल नॉलेज से लेकर उर्दू तक आपके लिए पीपीएससी इतनी सी बना दूं। आप ऐसे चलो, कहो हाँ यार ये है, और काम खत्म कर दूं, और फिर जब पेपर देने जाओगे कहोगे ओके है, और इंटरव्यू देने जाओगे ओके है, फिर ओके हो जाएंगी चीजें। समझ आइए बात की? ठीक सर। सर बाद ऐसे होता है कि हम ना अपना कैम कर लेते हैं, जब सर आप टॉपिक पढ़ाते हैं तो कुछ दिनों के बाद दोबारा हम पढ़ते हैं, फिर कोई महीने बाद हम याद करें तो सर वो फिर कॉन्सेप्ट जो से वो इधर के उधर हुए पड़े होते हैं। हाँ, इस वजह से ये इसका एक वाहिद तरीका ये है कि अब देखो आपको पता चल गया कि आपका माइंड 1 महीने बाद रिवीजन मांगता है। आपके माइंड को पता चल गया कि भाई मेरा माइंड मुझे 15 दिन बाद रिवीजन मांगता है। अगर मैं 15 दिन मैंने एक चीज को पढ़ा था, उसको मैंने दोबारा अगर नहीं देखा तो फिर क्या होगा, मुझे ये चीज भूल जाएगी। तो आपने करना क्या है, और रिवीजन पे अगर आपने उस चीज को करने के ऊपर 4 घंटे लगाए थे, तो रिवीजन के ऊपर आपको कितनी देर लगनी है, आधा घंटा। ये एक फॉर्मूला है, यानी रिवीजन के ऊपर अगर आपने वो आधा घंटा लगा दिया तो आपको दोबारा 4 घंटे नहीं लगाने पड़ेंगे, आपको दोबारा 4 घंटे। और अगर आधा घंटा नहीं लगाया तो फिर क्या होगा, इवेंचुअली 1 महीने बाद आपको दोबारा वो 4 घंटे लगाने पड़ेंगे, आपको भूल चुका होगा। या 4 घंटे ना भी लगाने पड़े, 2 घंटे लगाने पड़ेंगे, 2 घंटे आपको दोबारा पूरे लगाने पड़ेंगे। यार हाँ यार ये था, अच्छा हाँ ये था। यानी अगर आप उसको जब उसकी बारी है, टाइम है आने का, उसको उस टाइम पर रिवाइज आपने ना किया तो थिंग्स विल बी टफर फॉर यू। ओके, सही सर। हाँ, थैंक यू सर, यही सब पूछना था। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। जफर अब्बास। जफर। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह जफर भाई। सर मैं 2018 से इसकी पीपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। तो जो पैटर्न पुराना था उस वक्त मैंने 2 क्लियर भी किए थे, ठीक है। अब लेकिन जब से पैटर्न चेंज हुआ तो मैंने इसके ना तकरीबन मेरा 4-5 नंबर का गैप आ रहा है। असिस्टेंट एसेंट गाइड का था, उसमें मेरे 57 आए थे, और जो मेरिट था वो 62 पे बना था। और मैं एक्सेप्ट वैसे कर रहा था कि मेरे 70 आएंगे, लेकिन एसेंट पता नहीं गाइड की क्या बात ना डिफरेंस था। करो, और किसी पेपर का बताओ। और सर मैंने तहसीलदार का दिया था, उसमें मेरे जीके में आए थे 62.5 और इंग्लिश में कम आए थे, ठीक है। और अब नैब तहसीलदार का वैसे दिया हुआ, उसमें भी एक्सेप्टेड है कि 130 आएंगे, लेकिन देखते हैं अब क्या बनता है। इंग्लिश इंप्रूव करो अपनी। उकाड़ा से मेरा बिलोंग है सर। हाँ, इंग्लिश इंप्रूव करो जफर। इंग्लिश ठीक है सर। और मैं 6 सेशन से मेरा वैसे मैंने ज्वाइन किया। ठीक 6 से। ठीक ठीक है जफर, हम चल रहे हैं ना साथ, इंशाल्लाह हम ओके कर लेंगे, बेफिक्र रहो। ठीक है सर। हाँ ठीक ठीक ठीक। आदिल आदिल लतीफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम आदिल भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए सब खैरियत? करम वालेका। कौन से सेशन से हो? सर मैंने 3rd सेशन भी था, 4th भी था, और 6 में भी आपके साथ जुड़ा हूँ। क्या वजह? सर वजह यही है कि घर का सरबराह भी हूँ, तो
टाइम नहीं मैनेज हो रहा है। दूसरी बात ये कि डिग्री भी साथ चल रही है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह इंटर्नशिप यानी 8वां सेमेस्टर है, डिग्री एंड होने लगी है, अब 2 माह रह गए हैं। कौन सी तो डिग्री कर रहे यही हो? वजह, BSc ऑनर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से। अच्छा, अभी BS हुआ ही नहीं आपका कंप्लीट? जी। अच्छा, मेरा सेशन कब ज्वाइन कर लिया? तीसरे सेशन से लगे हुए हो? जी सर। अच्छा, तैयारी भी तो फुल हो गई होगी। सर लगे हुए हैं, बस मिस मैनेजमेंट हो जाती है। अच्छा, यानी लगे हुए हो कि नहीं? इंशाल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह आप मोटिवेशन देते रहते हैं तो लगे हैं बस अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ ठीक है, लगे रहो। ये भी अच्छा तरीका है वैसे, लगे रहो। यानी अभी BS भी नहीं हुआ, यानी तुमने जैसे ही BS करना है, अप्लाई करना है और 10वीं टेस्ट क्लियर, टेस्ट ऐसे ओके हो जाना है तुम्हारा इंशाल्लाह। मेहनत कर रहे हो ना फुल टाइम? जी सर, मेहनत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई कमी कोताही बताओ, कोई कहाँ पर कमियां आ रही हैं? इंग्लिश के ऊपर मेहनत कर रहे हो? इंग्लिश पर सर इंग्लिश पे इतनी मेहनत नहीं करने वाली, ये है कि साइंस बैकग्राउंड है, इंग्लिश पे अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, हो जाएगी। इंग्लिश पर अभी कर लो आदिल, इंग्लिश को बाद पे ना छोड़ो, इंग्लिश को बाद पे ना छोड़ो। वो जो मारिया ने बताया है ना कि कपिल देव, सबसे पहले कपिल देव, उसके बाद मारिया से राब्ता कर लो। मारिया बल्कि हाँ मारिया भी है। मारिया, इसको आदिल लतीफ का नंबर ना, आदिल मारिया का नंबर लेना, मारिया से पूछना। पहले कपिल देव करना है, फिर उसके बाद रानी मैडम की वो 60 रूल्स, और फिर उसके बाद जो है वो मनीषा बंसल की 11 घंटे वाली वीडियो। ये 3 तो कम से कम कर लो ना, ये 3 चीजें कर लो कम से कम, सही है ना? ठीक। हाँ ठीक सर। और सर पूरा एक दिन में कैसे प्लान करूं, इस हवाले से ना कुछ मोटिवेशन दे दें कि इस तरह ना कभी कोई ना इस तरह काम निकल आते हैं, कभी कोई इस तरह मैं अपने आप को ना एक मैनेज करना यार चाहती हूँ। देखो, वो मैंने जो शेड्यूल बनाया है वो 5 घंटे वाला, उस 5 घंटे वाले शेड्यूल को फॉलो करो। ठीक सर। हाँ, उस 5 घंटे वाले शेड्यूल को फॉलो करो। आपके लिए आदिल VIP काम है। आप ना, आपने बस ना लग जाना है, आपको टेंशन ना लो आप। लेकिन ये जो मैं काम बताया ना इंग्लिश का, इंग्लिश को आपने ज्यादा ओके करना है, क्योंकि मैं आपको लेकर जाना चाह रहा हूं PMS और CSS की तरफ। समझ आ रही है बात की? यानी आप जी निकलते सर। साथ ही पहला पेपर दो 1 पेपर का, वो क्लियर करो, नौकरी लो, उसके बाद दस्ती मूव कर जाओ आप PMS और CSS की तरफ। समझ आ रही है ना बात की? ठीक। जी हाँ जी सर। हाँ, यानी आप इस तरफ, आप एक नौकरी आपकी पहला टेस्ट पर ही इतने काबिल हो कि भाई आपका ओके हो जाए काम। यानी आप अपनी GK के ऊपर, ज्योग्राफी के ऊपर, एवरीडे साइंस के ऊपर, साइंस तो आपका बैकग्राउंड है चलो, और उसके बाद जो है करंट अफेयर के लिए 9 बजे का खबरनामा, कोई एक अदा पैट्रियट या जो है कोई इस तरह का अखबार जो है ना लाजमी पढ़ो। कोई हेडलाइन सिर्फ पढ़ लिया करो, डॉन न्यूज पढ़ लिया करो, हेडलाइन सिर्फ कि यार क्या क्या हुआ, और 9 बजे का खबरनामा, ताकि करंट अफेयर में थोड़ा इंटरेस्ट लो। करंट अफेयर क्या चल रहा है यार, ये यूके के, यूक्रेन और रशिया का क्या चल रहा है यार, ये पाकिस्तान, ये इमरान खान साजिश कर रहा है, ये क्या क्या बात कर रहा है यार, ये जो नून लीग है ये इसका क्या मौकफ है यार, ये चाइना के अंदर क्या चल रहा है यार, ये इस सब में यार मिडिल ईस्ट का क्या रोल है यार, यार अफ्रीका के अंदर क्या है यार, ये कॉन्टिनेंट, इसके अंदर क्यों इतनी गुर्बत है, क्या मामला है, क्या इसकी हिस्ट्री है। यानी इन चीजों का जवाब देते रहो अपने आप को, करंट अफेयर के साथ इनको लिंक करते रहो, और चीजों को इस तरीके से करते रहो। GK को अपने जो है मुट्ठी में बंद करने की कोशिश करते रहो। समझ आ रही है बात की? जी सर। चीजों को अपनी मुट्ठी में बंद करने की कोशिश करो, चीजों को समेटो, चीजों को, यानी कोई आपको कहे यार यूरोपीय यूनियन क्या है, आप 2 घंटे बोल सको, और कोई कहे कि यार यूरोपीय यूनियन को 5 मिनट के अंदर एक्सप्लेन कर दो। कोई आपको कहे यार पाकिस्तान का मसला क्या है, आप इसके ऊपर 5 घंटे बोल लो। कोई कहे यार पाकिस्तान का मसला क्या है, आप 5 मिनट में बता दो। यानी 2 तरह की अप्रोच, यानी एक तो चीज को बताते हुए, अगर आप यानी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार आपसे अगला बंदा सीखना चाह रहा है, आपसे पढ़ना चाह रहा है, आपके पास आया है कुछ सीखने, तो आप उसे पूरे एक्सप्रेसिव वे में अच्छे तरीके से चीजों को बयान करने की आपके अंदर काबिलियत हो। और अगर वो चाहता है, कोई इंटरव्यू का माहौल है, या कोई ऐसा बंदा जो आपसे ज्यादा नॉलेजफुल है और वो आपको चेक करना चाहता है, आपको जज करना चाहता है, तो उसके सामने 5 मिनट में आपने ऐसी बात बतानी है कि उसे इंप्रेशन चला जाए कि यार इसको ये कमांड है, इसको ये आता है, इसको टॉपिक के ऊपर मुकम्मल अबूर है। तो 2 तरह से आपने चीजों को देखना होता है। समझ आइए आदित्य?
जी सर समझ आ गई है। और एक सवाल ये भी था कि इंग्लिश को किस तरह स्टेप बाय स्टेप लेके चलाया जाए, जिस तरह ग्री प्रायोरिटी वर्ड लिस्ट है, जिस तरह वो भी 1004 वर्ड है जितने भी हैं। हाँ, तो वो वर्ड करते रहो, यानी अपनी वोकैब तो बिल्ड करते रहो, अपनी वोकैब बिल्ड करते रहो, वोकैब बिल्ड करते रहो। एक वर्ड याद कर लो, जो है ना 2 वर्ड याद कर लो, 4 वर्ड याद कर लो, 10 वर्ड याद कर लो, उनको यूज करो डिफरेंट एनवायरनमेंट में, अपने जहन में। कोई नहीं मिलता अपने जहन में, उनको लिख लिया। कोई अखबार में पढ़ा वर्ड, कोई जगह सुना किसी को बोलते हुए, मेरे मुंह से कभी वर्ड सुना, उसको लिख लिया, यार ये क्या है, यार इसका मुझे मतलब क्यों नहीं आता, यार ये मैं अच्छा देखूंगा। अच्छा यार अपनी एक वोकैब की छोटी सी डायरी बना लो, हाँ यार इसमें मैं ये अपने जो अल्फाज जो डेली जो लैंग्वेज के अंदर यूज हो रहे हैं, जो डेली लोग इस्तेमाल करते हैं और डेली कन्वर्सेशन के लिए जरूरी है, उनकी एक लिस्ट बना लो कि यार ये इन अल्फाजों का मतलब तो मुझे आना चाहिए, और अगर मुझे इन अल्फाजों का मतलब नहीं आएगा तो इट मीन्स मुझे समझा जाएगा कि मैं इंग्लिश में न लाऊं, और अगर मुझे इन अल्फाजों का मतलब आता होगा और उनको मैं सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर बोल सकता हूं, तो मैं कम से कम एक जो है ऑप्टिमम लेवल के ऊपर इंग्लिश बोल सकता हूं। समझ आइए बात की? जी सर आ गई। हाँ, इंग्लिश को कपिल देव शर्मा से शुरू करो, रानी मैडम से फिर जो है वो नमिशा बंसल, ठीक है। बाकी इंग्लिश इस बार मेरा भी इरादा है फुल टाइम ओके करवाने का। मैं अल्लाह दुआ करो मेरे पास टाइम निकल आए। करंट अफेयर का मेरा इरादा है, मैथ का इरादा है, और जो है ना इंग्लिश का मेरा इरादा है, क्योंकि मैंने 2 साल पहले इंग्लिश पढ़ाई है। शुरू में मैंने 2 साल इंग्लिश पढ़ाई है, लेकिन फिर मैं थोड़ा सा अपना जीके देखता हूँ, ज्योग्राफी देखता हूँ, एवरीडे साइंस देखता हूँ, इनके अंदर भी थोड़ा काम रह गया, इसलिए फिर इंग्लिश को मैं चुप कर जाता हूँ। मैं कहता हूँ यार चलो, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि मुझे इंग्लिश के ऊपर टिका के काम करना है, मेरा मूड बड़ा है। अच्छा, जीके हो गया, ज्योग्राफी हो गया, एवरीडे साइंस हो गया। अच्छा, उर्दू को तुमने बिल्कुल भी मठा नहीं लेना, उर्दू को ओके कर देना आदिल। समझ आ रही है बात की? ठीक है सर। हाँ, उर्दू के जो नोट्स मैंने दिए हैं ना, इनको रट दो, इनको रट दो नोट्सों को, ठीक है ना। मैं पूछूं ना अलामा इकबाल सर, हाँ अलामा इकबाल जो है ना वो 9 नवंबर 1876 को 1878 को 77 को पैदा हुए और सियालकोट के अंदर पैदा हुए। इनके वालिद का नाम नूर मोहम्मद था, इनकी वालदा का नाम जो है ना वो क्या था, इनकी वालदा का नाम इमाम बीबी। और वो ऐसे शुरू, यानी इन्होंने 1903 में इनकी पहली नसरी किताब थी इल्मुल इक्तिसाद, इन्होंने 1915 में जो है बांगे दरा, ये फलाना फलाना, 1924 के अंदर ये इस तरीके से, 1915 में इसरार खुदी, रमूदे बे खुदी, 1917 में, 1924 में बांगे दरा, 1927 बाले जिब्रील, रमूदे बे खुदी, ये सारी ऐसी किताबें टक 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 टक। 1930 खुतबालाबाद, पहली दूसरी तीसरी राउंड टेबल, ये तो फलाना, ऐसे शुरू हो जो अल्लामा इकबाल सर। ये सवाल थे, मैंने जो सारे रट्टे लिए, सारे ओके हैं मुझे। उर्दू की बाकी सारी चीजें ऐसे ओके हो। समझ आइए बात की? जी सर ये तो तमाम चीजें अल्हम्दुलिल्लाह साथ साथ कवर होती रहेंगी। अब करंट अफेयर को अब जब मेरी डिग्री होगी तकरीबन 3-4 माह बाद मैं यानी अप्लाई की कोई टेस्ट के लिए अपीयर होऊंगा, तो क्या करंट अफेयर को भी साथ साथ मैं एक पोर्शन के तहत लिखता रहूं? यार करंट अफेयर वो मैंने जो भेजे हैं ना नोट्सों के अंदर, जो मैंने करंट अफेयर भेजे हैं, अब देखो वो लड़का भी तो काम कर रहा है ना, तो यानी करंट अफेयर का क्या तरीकाकार होता है। अब वो अलियास गुल आपके लिए करंट अफेयर के वो बनाता है, टेस्ट बनाता है, उन करंट अफेयर को करो। करंट अफेयर को, करंट अफेयर होता क्या है, जैसे यार ये पाकिस्तान का जो है ना वो एक वो था माउंटेनर था, वो उसने एक सर कर दी, तो ये एक करंट अफेयर बन गया। अमेरिका का प्रेसिडेंट तब्दील हो गया, करंट अफेयर बन गया। और ये सारी चीजें आपको मिलती कहाँ से हैं? अखबार से। अखबार पढ़ते हो आपको आइडिया हो जाता है, यार ये है ये है ये है, ये तब्दीलियां आ रही हैं तो ये आ सकता है, ये करंट अफेयर है। इसकी अपनी एक डायरी बना लो, एक अपना मामला बना लो, फिर लोगों को डिपेंडेंट नहीं होगे। और अगर डायरी वगैरह नहीं बनाते और इतना नहीं है टाइम, इतना इसके ऊपर मेहनत नहीं करना चाहते, तो पाक एमसीक्यूज की वेबसाइट अवेलेबल है, वहां पर पहले 50 पेज पाकिस्तान करंट अफेयर के, पहले 50 पेज या 100 पेज जो है ना जनरल नॉलेज के जो वर्ल्ड करंट अफेयर है, इन दोनों के कर लो बस। ओके ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कमाल गाइड की। हाँ ठीक है। आदिल खान, आदिल खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर जी, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आदिल भाई। सर मैंने दो मेरे मासूमाना से सवालात हैं। एक हीट बजट को लेकर, दूसरा जो है वो जो अर्थ का स्ट्रक्चर है उसके हवाले से। आप पहली सिक्स बात मैं सेशन से हो? करूंगा सर ये जो लेटेस्ट चल रहा है उसी के। अच्छा चलो, क्या सवाल है आपके?
सर मैंने तो अभी लिंक देखा तो मैं आ गया हूँ, मुझे ऐसा पता नहीं था कि किस बार में क्लास हो गया। सर आपने जब आप कोर की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि कोर के अंदर ना यूरेनियम एलिमेंट्स हैं जो कंटिन्यूसली जो है एनर्जी एमिट कर रहे हैं। फिर आप कहते हैं कि कोर जो है कोर के अंदर नहीं बेटा, कोर के अंदर नहीं, कोर के अंदर नहीं मैंने कहा है एस्थेनोस्फीयर के अंदर, आपकी मेंटल के अंदर। ओके ठीक होगा सर। हाँ, कोर के अंदर नहीं बेटा, कोर के अंदर तो मैंने बताया, कोर के अंदर याद रखने का तरीका नाइफ Ni से बना जी आपका वो निकल, और Fe से बना आयरन, निकल और आयरन की बनी हुई है आपकी कोर। यस सर। दूसरा सर, ये जो हीट बजट है इसमें आपने कहा कि 51% जो हीट है वो जमीन एब्जॉर्ब कर लेती है, तो फिर उसके बाद 17% जो एब्जॉर्ब करी तो रिफ्लेक्ट कैसे होती है, ये मुझे चीज हजम नहीं हो। अच्छा, 51% जो है उसने क्या कर ली? अब देखो मैं इसको 17% रिफ्लेक्ट। अब मैं इसको जो है ना, मैं इसको आपको बताता हूँ। अब होता ये है 100% सूरज से आई, ठीक है जी, 35% जो है 35% जी रिफ्लेक्ट हो गई, 35% रिफ्लेक्ट हुई, बाकी आपके एटमॉस्फेयर के अंदर इंटर हो गई, आपके एटमॉस्फेयर के अंदर इंटर हुई। इसमें से 17% जो है ना वो अब्जॉर्ब कर ली, जो है ना उसने 14% अब्जॉर्ब कर ली, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल, ये तो फलाना तो ढींगना, जो भी एटमॉस्फेयर के अंदर एलिमेंट्स थे 14% इन्होंने अब्जॉर्ब कर ली। बाकी 51% जो है ये अर्थ ने क्या कर ली? अब्जॉर्ब कर ली। अब सूरज गरूब हो गया, जब सूरज गरूब हो गया, ये जो 51% आपकी हीट थी, ये जो जमीन ने हीट अब्जॉर्ब कर ली थी, तो अब जमीन भी तो ये रेडिएटिंग बॉडी बन जाएगी, ये भी तो जमीन भी तो अब एक रेडिएटिंग बॉडी बन जाएगी। अब देखो ये जब रेडिएटिंग बॉडी बनी तो इसने ये 51% जो है ना क्या करनी है? रिलीज करनी है। तो फिर ये रिलीज करते करते जो है ना, ये जब रिलीज करती है तो वो 14% भी इसके साथ आकर मिल जाती है, तो फिर ये दोबारा 65% बन जाती है। तो इस तरीके से ये मामला होता है। ओके सर। हाँ, और ना इसमें इतनी वैल्यूज के अंदर अगर आपको याद नहीं भी होती, ये वैल्यू याद करना, ये मैंने आपको थोड़ा सा साइंटिफिक बात बताई है, अगर आपको याद नहीं भी रहती कोई मसला नहीं है, परेशान नहीं होना। सर उसका बता दे दोबारा, वो जो अर्थ का कोर का और वो यूरेनियम एलिमेंट का थोड़ा सा। यूरेनियम यार देखो, अब ये जो आपका एस्थेनोस्फीयर है ना, एस्थेनोस्फीयर, इसमें जो आपका मैग्मा होता है ना, मैग्मा, इसमें मैग्मा बनता क्यों है और ये मैग्मा मूव क्यों करता है? इस वजह से मैग्मा मूव करता है कि इधर जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, लाइक यूरेनियम, ठीक है जी। यूरेनियम जो है ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन से होते हैं? जो अपनी एनर्जी को बार बार जो है वो एक्सक्रीट करते रहते हैं, और इतनी ज्यादा एनर्जी जो है, वो एनर्जी जिस तरह की भी होती है ना, वो अल्टीमेटली हीट की फॉर्म में रिलीज हो जाती है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा हीट हो जाती है, और यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर जो भी चीजें हैं, वो क्या हो जाती हैं? पिघल जाती हैं। यहाँ पर जो चीजें जब पिघलती हैं तो वो क्या बन जाता है जी? वो बन जाता है मैग्मा, क्योंकि जमीन के नीचे है, जमीन के नीचे वाली चीज को क्या कहते हैं? मैग्मा। वो मैग्मा क्या होता है? वो मैग्मा यहाँ पर मूव करना शुरू कर देता है, और जब ये मैग्मा मूव करता है तो फिर क्या होता है जी? यहाँ पर एक कन्वेक्शन करंट पैदा होती है। कन्वेक्शन जब करंट पैदा होती है तो फिर वो जो है ना, कन्वेक्शन यहाँ पर होती है। कन्वेक्शन क्या होता है? कन्वेक्शन होती है कि हीट ट्रांसफर। अब हीट ट्रांसफर भी यहाँ पर हो रहा होता है, और इस मैग्मा के मूव करने के साथ साथ इसके ऊपर होती है प्लेट्स, जिनके ऊपर आपकी जमीन टिकी हुई है, तो वो प्लेट भी साथ मूव करती हैं, और जिसकी वजह से आपका सारा मामला, ये माउंटेन आपके बने हुए हैं, ये आपके कॉन्टिनेंट बने हुए हैं, ये आपके ओशन बने हुए हैं, ये सारी चीजें जो है ना, ये आपकी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की वजह से बनी हुई है। ठीक है सर, थैंक यू सर। अच्छा, चलो अब मैंने देखो आपको काफी कुछ बताया है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2022 के पेपरों में से अपनी कमियां ढूंढो, और अगली क्लास पर हम अपनी कमियां डिस्कस करेंगे कि यार हमारी कमियां कौन सी हैं, और आप अपनी कमियां मुझे बताओगे, मैं उनको आपको इंप्रूव करने का तरीकाकार बताऊंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी कमियों को ढूंढने में खुद भी करोगे। सिर्फ और सिर्फ सेशन ले लेने से काम नहीं बनता, मेहनत भी करनी पड़ती है। आप लोग जब तक मेहनत नहीं करोगे, काम नहीं करोगे, ऐसे ही सेशन ले ही रहते रह जाओगे,
और पेपर क्लियर नहीं होंगे, इंटरव्यू क्लियर नहीं होंगे। मेहनत करो, जान मारो, और जो है ना मैं आपके लिए रेडी बैठा हूँ। मैं आपको काम करवाना चाहता हूँ, मैं आपको पास करवाना चाहता हूँ, मैं आपको कहीं ना कहीं लगा हुआ देखना चाहता हूँ। तो आप भी जो है ना मेहनत करो, तो फिर इंशाल्लाह इकट्ठे लगते हैं। ठीक है, ओके ओके, अब अल्लाह हाफिज। किसी का है सवाल तो पूछ लो अभी भी। ओके ओके ओके।